दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग के इस प्रेजेंटेशन के थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के प्रोविजंस पर डिस्कस करेंगे और आज का जो डिस्कशन पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आइए देखते हैं कि आज हम कवर क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं जो हमें संपत्ति अंतरण अधिनियम पढ़ने के पूर्व पढ़नी चाहिए, और संपत्ति की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, किसे हम संपत्ति मानेंगे किसे नहीं मानेंगे, और देखेंगे कि संपत्ति कितने प्रकार की होती है। और ऐसी संपत्तियों में से जैसा कि हम जानते हैं कि आमतौर पे हम लोगों के सामने जो हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी में और जानते हैं, इमूवेबल और मूवेबल अर्थात चल और अचल संपत्ति, और इनमें भी जो मैक्सिमम पार्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी का है वो लैंड के रूप में है, लैंड के फॉर्म में है, और डेली लाइफ में इसी का ट्रांजेक्शन मैक्सिमम टाइम होता है। चाहे वो खरीदी का हो, चाहे गिरवी रखने सॉरी चाहे उसे बंधक रखने की बात हो, या चाहे उसके एक्सचेंज की बात हो जिसे हम चकबंदी के रूप में भी जानते हैं, या चाहे उसे गिफ्ट के देने की बात हो। और मैक्सिमम टाइम हो तो हम लोग ये भी देखते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो जो प्रोविज़न लागू होते हैं वो मैक्सिमम कहाँ पे लागू होते हैं, वो होते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी पे और लैंड पे। तो मेरे प्रेजेंटेशन का इशू भी यही है और इसी पे हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि मेनली कॉन्सेप्ट पे, डेफिनेशन पे, काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे डिफरेंस करेंगे और इनके नेचर को जानेंगे, और लैंड के नेचर को जानेंगे और उसकी डिफिनेशन में शामिल चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को लाने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या था और हिस्ट्री क्या है। क्या पहले से भी ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट था या नहीं था। तो हम अगर इसे ओवरव्यू करें तो हम लोग ये देखते हैं कि बिफोर 1882, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कब आया, 1882 को आया। उसके पहले जो प्रोविज़न थे वो टाइम बिंग जो लॉज थे, जो रूलिंग पार्टी सॉरी रूलिंग जो एम्परर होते थे उनके द्वारा जो चलाए जाते थे वो होते थे, और फिर जो अंग्रेज़ों का जब शासन आया तो जो प्रोविज़न इंग्लिश लॉ में अप्लीकेबल होते थे, जैसे कॉमन लॉ हो गया, इक्विटी हो गई, वही सारे रूल्स रेगुलेशन हमारे यहाँ भी अप्लीकेबल होते थे। ज़्यादा होता था तो पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी के मैटर को भी डील किया जाता था। जैसे हिंदू है अगर तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी के प्रोविज़न होते थे उनसे डील किया जाता था। मुस्लिम थे तो मुस्लिमों के अकॉर्डिंग। तो ये एक कोई यूनिफॉर्म प्रोविज़न नहीं था जिससे कि प्रॉपर्टी के मैटर्स को डील किया जाता। इसकी ज़रूरत थी और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए 1882 को एक नए एक्ट के रूप में इसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को लाया गया, और जो कि 1 जुलाई 1882 से इन्फोर्सेबल किया गया। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या था। तो मोस्टली इसका जो ऑब्जेक्ट था, जो हम लोग बार बार देखते भी हैं और डिस्कस भी करते हैं, कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होते हैं बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, तो इसका ऑब्जेक्टिव है एन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, जो आपको बार बार ध्यान देनी है। जुडिशियल सर्विसेज में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि किस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविज़न लागू होंगे और इसका प्रेम्बल किन ट्रांसफ़र को लेकर है। तो आपको ध्यान देना है कि ऐसे संपत्ति अंतरण पर ही इसके प्रोविज़न अप्लीकेबल होंगे जो कि एक्ट ऑफ पार्टी मतलब पक्षकारों के कार्य द्वारा जो अंतरण होते हैं। अभी आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से ट्रांसफ़र हैं जो कि एक्ट ऑफ पार्टीज होते हैं। उसके पहले हम लोग का अगर ऑब्जेक्ट में जाएं तो सीधी सी बात है, जो प्रॉपर्टी से ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो लॉज हैं उसको कंप्लीट करना, और दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी
से रिलेटेड जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप पार्टी के बीच में होती है उसको डिफाइन करना और उसके संबंध में प्रोविजन करना, ये इस एक्ट का ऑब्जेक्ट है। तो एक ओवरव्यू हम इस चार्ट से देखेंगे। जैसा कि देख रहे हैं आप कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के जो मोड हैं वो कौन कौन से हैं, और जैसा कि हमने पीछे भी इसके प्रियम्बल में देखा कि ये एक्ट किन के लिए है, तो हम लोगों ने देखा कि बाई एक्ट ऑफ पार्टी जो ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं प्रॉपर्टी के, उन पे अधिनियम लागू होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्चुअल में ट्रांसफ़र कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के बेसिकली प्राइमा फेसी अगर हम क्लासिफाइड करें तो दो तरीके होते हैं, बाई एक्ट ऑफ लॉ और दूसरा बाई एक्ट ऑफ पार्टी। बाई एक्ट ऑफ लॉ को अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे सक्सेशन राइट के थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांजिट होना, या फिर किसी कोर्ट के डिसीजन के थ्रू प्रॉपर्टी जाना, ये बाई एक्ट ऑफ लॉज प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि बाई एक्ट ऑफ लॉ के प्रोविज़न जो होंगे वो उनके लिए प्रोविज़न अलग हैं, ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से गवर्न नहीं होंगे। दूसरी तरफ दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, तो यहाँ पे बाई एक्ट ऑफ पार्टी पक्षकारों के कार्यों द्वारा जो अंतरण होते हैं, और हमने इसके पहले जब हम प्रियम्बल देख रहे थे तो प्रियम्बल में हम लोगों ने देखा था कि प्रियम्बल में हमने देखा था कि इसका उद्देश्य ही है बाई एक्ट ऑफ पार्टी जो ट्रांसफ़र होने हैं उनको गवर्न करना। तो बाई एक्ट ऑफ पार्टी दो तरीके से होते हैं, एक तो बाई बिल और दूसरा बाई लिविंग पर्सन। तो बाई विल को हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं समझते। उसके पीछे तर्क ये है क्योंकि बाई एक्ट ऑफ पार्टी जो ट्रांजेक्शन होना चाहिए वो लिविंग पर्सन के थ्रू होना चाहिए। तो और विल एक्चुअली जब इसका एग्जीक्यूशन होता है बिल का, तो बिल का एग्जीक्यूशन आफ्टर डेथ ऑफ पार्टी होता है, पक्षकार के मरने के बाद होता है। तो एक्ट ऑफ पार्टीज में इसे काउंट करना थोड़ा सा तर्क संगत नहीं है, इसलिए हम लोग विल को शामिल नहीं करते और ये एक्ट भी बिल को इंक्लूड नहीं करता है। तो एक्ट ऑफ पार्टी में जो बाई लिविंग पर्सन जो ट्रांजेक्शन होते हैं, तो इसमें 5 प्रकार के ट्रांजेक्शन होते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। सेल विक्रय, मॉर्गेज बंधक, लीज जिसे हम पट्टे के नाम से जानते हैं, पट्टा के नाम से जानते हैं, एक्सचेंज विनिमय, और एमपीएलआरसी में हम लोग बार बार डिस्कशन करते हैं चकबंदी, खेतों की अदला बदली, और कुछ इसी तरह से एक्सचेंज और गिफ्ट। तो अगर हम लोग की पॉइंट में देखें तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जिन ट्रांजेक्शन या ट्रांसफ़र की बात की गई है वो यही 5 हैं, सेल, मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज और गिफ्ट। इन्हीं के माध्यम से प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है और इन्हीं के बारे में प्रोविज़न हमारे इसमें किए गए हैं, इन्हीं के प्रोविज़न हमारे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में किए गए हैं। तो इसके पहले कि हम लोग पांचों ट्रांजेक्शन देखें और ट्रांसफ़र देखें और उनके प्रोविज़न हम लोग देखें, उसके पहले हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि प्रॉपर्टी है क्या और इसके कॉन्सेप्ट क्या है। तो प्रॉपर्टी एक्चुअल में जो शब्द आया वो लैटिन टर्म से आया और इसका मतलब ही होता है कि जो चीज़ें कब्जे में रखी जा सके और जिन पर स्वामित्व तो दर्शित किया जा सके उन्हें हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं। अब चूंकि प्रॉपर्टी का अगर जूरिस्प्रूडेंशियल स्टडी की जाए तो बहुत लंबा चौड़ा एक चैप्टर हो जाएगा, जो कि अपने कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए हम लोग सीधे एक्ट पे आते हैं और सेक्शन 3 पे जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें कही गई हैं उन पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो ऐसे हम लोग अगर देखें प्रॉपर्टी को तो दो तरह की प्रॉपर्टी हमारे सामने आती है, टेंजिबल इंटेंजिबल, और जिसमें से दोनों संपत्तियों का अपना अपना वो है। और जहाँ तक बात ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की है कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन मैक्सिमम टाइम किया गया है, तो इसलिए हमारा फोकस भी होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी को जानना और इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोविज़न की स्टडी करना।
तो सेक्शन 3 पे अगर देखा जाए तो एक बड़ी चीज़ है कि जो इंटरप्रिटेशन क्लाज है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, उसमें कहीं भी संपत्ति की परिभाषा नहीं बताई गई है, मतलब प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया गया है। तो आप इतना ध्यान रखें कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि प्रॉपर्टी को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रॉपर्टी को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। तो क्या डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। तो वहाँ उन्होंने कहा है डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास, मतलब 3 चीज़ों को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें जो हैं। तो इसमें एक्चुअल में परिभाषाएं भी 2 प्रकार की होती है, यहाँ पे आपको बता देना ज़रूरी है कि यहाँ पे परिभाषित न करते हुए, डिफाइन न करते हुए, यहाँ पे एक्ट ने उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर दिया है जो चीज़ें इमूवेबल दिखती हैं, इमूवेबल दिखती हैं पर होती हैं मूवेबल हैं, और उन चीज़ों को अलग करके बाई नेचर जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है सबको इमूवेबल प्रॉपर्टी मान लिया है, और बाई नेचर जो 3 चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी टाइप की हैं बट उन्हें काउंट हम मूवेबल प्रॉपर्टी में करते हैं, उनको उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया। तो 3 चीज़ें क्या हैं, उन 3 चीज़ों को उन्होंने बता दिया कि स्टैंडिंग टिम्बर मतलब इमारती लकड़ियाँ जो होती हैं, ग्रोइंग क्रॉप उगती फसलें, और ग्रास मतलब घास। तो 3 चीज़ें आप अपने उंगलियों में गिन सकते हैं कि ये चीज़ें इमूवेबल नेचर की होने के बाद भी ये मूवेबल होती हैं। वो हैं इमारती लकड़ी और उगती फसलें और घास। इनको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी पे काउंट नहीं करेंगे। फिर हम लोग जब और सारी परिभाषा देती हैं, बीच में सामंत जी की परिभाषा है और फिर जॉन ऑस्टिन जी की परिभाषा है, जिनमें उन्होंने राइट को लेकर डिसाइड किया है कि जिस चीज़ में हम राइट शो कर सकते हैं, राइट को अपने दर्शित कर सकते हैं, उन्हें हम लोग प्रॉपर्टी कह सकते हैं। और भी कई सारी परिभाषाएं हैं जिन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम प्रॉपर्टी के नेचर को देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी का नेचर एक्चुअल में होता क्या है। तो बेसिकली 2 तरह की प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं और उन पे हम लोग चर्चा भी करते हैं और उनकी बात भी आती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो प्रॉपर्टी जिसका डिस्कशन हम यहाँ करते हैं वो टेंजिबल प्रॉपर्टी की कहते हैं, जिन्हें हम मूर्त प्रॉपर्टी, मूर्त संपत्ति भी कहते हैं। एक होती है मूर्त जिसे हम लोग टेंजिबल, और इंटेंजिबल जिसे अमूर्त संपत्ति के नाम से जाना जाता है। तो टेंजिबल जिनको फिजिकली हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं अपने 5 सेंस ऑर्गन से, जैसे लैंड हो गया, हाउस हो गया, फर्नीचर हो गया, ज्वेलरी हो गई एक्सेट्रा। इस तरह से और चीज़ें जो फिजिकली टचेबल हैं और जिन्हें हम फील कर सकते हैं 5 सेंस ऑर्गन से। इंटेंजिबल क्या है, इंटेंजिबल अमूर्त प्रॉपर्टी इसे बोलते हैं, जिन्हें हम लोग टच तो नहीं कर सकते परंतु उनको फील कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी राइट की तरफ उन्हें यूज कर सकते हैं, जैसे कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, आपका डिजाइन हो गया, और पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया। ऐसी सारी प्रॉपर्टियां जो है तो इंटेंजिबल में आती हैं। तो हमारा जो स्टडी एरिया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का, वो मोस्टली टेंजिबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग टेंजिबल प्रॉपर्टी पे ही फोकस करेंगे। तो सारी की सारी जो मटेरियल थिंग होती हैं जिन्हें हम लोग टच कर सकते हैं, जिन पे अपने राइट इंश्योर कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग जो है तो टेंजिबल प्रॉपर्टी मानेंगे, और वो हमारी स्टडी का सब्जेक्ट मैटर है। तो आइए आप देखते हैं मोस्टली जो पार्ट हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे, अचल संपत्ति पे, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का मैक्सिमम पार्ट कुछ प्रिंसिपल को अगर छोड़ दिया जाए, उनके अलावा प्रोविज़न किस पे अप्लीकेबल होते हैं, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होते हैं। तो इसमें सिंगल इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्योंकि कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ पे नहीं बताई गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेक्शन 3 पे,
क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ उन चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया है जो इसमें शामिल नहीं है इमूवेबल में, बाकी चीज़ों को उन्होंने क्लासीफाइड भी नहीं किया है और एक्सप्लेन भी नहीं किया है। इसलिए ये जो डेफिनेशन है वो क्लियर भी नहीं है और एक तरह से देखे जाए तो कंप्लीट भी नहीं है। तो बाकी परिभाषाएं अगर हम देखें, जैसे जनरल क्लॉज एक्ट की देखें, तो उनका क्या कहना है, मूवेबल प्रॉपर्टी सेल इंक्लूड, अब इन्होंने इंक्लूड किया है क्या, लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ और परमानेंटली फेस्टेंड टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ। अब इस परिभाषा को हम लोग अगर एक्सप्लेन करें तो एक इस स्थिति में हम आ जाते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकें। तो आइए देखते हैं कि जनरल क्लॉज एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 3 की डेफिनेशन को अगर हम लोग इकट्ठा कर दें और इसे हम लोग साथ में पढ़ें तो जो चीज़ सामने आई वो ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या चीज़ें शामिल हैं। तो पहला तो लैंड शामिल है, भूमियाँ शामिल हैं, भूमि, और दूसरा भूमि से प्राप्त होने वाले लाभ क्या माने जाएंगे, अचल संपत्ति माने जाएंगे, और तीसरा भूमि से बद्ध चीजें जो हैं। तो भूमि से बद्ध चीजें क्या हैं, कैसे पता चलेगी कि ये चीजें भूमि से बद्ध हैं, जुड़ी हुई हैं, तो इसके लिए 3 क्राइटेरिया उन्होंने दिए हैं। थिंग्स एम्बेडेड इन अर्थ, मतलब भूमि में धसी हुई चीजें, जैसे मकान हो गया, मकान की नींव भूमि में धसाई जाती है। दूसरा, थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड इन द अर्थ, अब ऐसे मकान जो धसाए गए हैं भूमि में, एम्बेडेड किए गए हैं, उनसे परमानेंटली बेनिफिशियल पर्पज के लिए अगर कोई चीज़ अटैच्ड है, जैसे दरवाजे हो गए, खिड़कियां हो गई, तो ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट कर लिए जाते हैं। और तीसरा, थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, तो ऐसी चीज़ें जो रूटेड हैं, अर्थ से रूटेड हैं, मतलब उनकी जड़ें अर्थ में हैं और वो जड़ के द्वारा ऊपर निकले हैं, वो सारी चीज़ें, जैसे आम का पेड़ हो गया, ये क्या हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट होगा। अब इस जनरल क्लॉज एक्ट की परिभाषा को जब हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की डेफिनेशन से मिला देते हैं तो बात आई कि 3 चीजें इमूवेबल होते हुए भी मूवेबल नहीं है। कौन सी, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास। इन 3 चीजें हैं तो क्या हैं, तो ये इमूवेबल नेचर की, परंतु ये इमूवेबल ना मान के मूवेबल मानी जाती हैं, क्योंकि बाय नेचर इन्हें किसी भी टाइम पे अलग करके इनका यूज किया जा सकता है। तो की पॉइंट है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, तो आप उंगलियों में गिन सकते हैं कि लैंड, बेनिफिट, और भूमि से पहले भूमि, भूमि से प्राप्त होने वाला लाभ, अब भूमि से जुड़ी हुई वस्तुएं। तो भूमि से जुड़ी हुई वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं। एक तो भूमि में धसी हुई चीज़ों से फायदाप्रद हित के लिए उनसे जुड़ी हुई चीज़ें, दरवाजे, खिड़कियाँ एक्सेट्रा। और तीसरा, जिनकी जड़ें भूमि में है, मतलब रूटेड हैं इन अर्थ है, जिनमें से 3 चीज़ों को हम अलग कर दें, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास को, तो हम मान के चलते हैं कि प्रॉपर्टी इमूवेबल है। अब लैंड में क्या आता है, तो लैंड में एक हम देखते हैं, चूंकि लैंड क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आती है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो इसके हम एग्जाम्पल अगर देख लें तो सारी चीज़ें ऊपर जो पॉइंट्स दिए हैं उसे आप देख लें कि कौन सी है, पोर्शन ऑफ लैंड, पॉसिबली द कॉलम ऑफ स्पेस एबव द सरफेस और ग्राउंड बीनेथ द सरफेस, ये तीनों चीज़ें लैंड की डेफिनेशन में शामिल मानी जाती हैं। और अगर हम इन्हें फाइनली देखें तो सारे ऐसे ऑब्जेक्ट, जैसे सॉइल हो गया, मड हो गई, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, वाटर कलेक्टेड इन पिट हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, सब सॉइल, मिनरल्स, कोल, गोल्ड माइंस, ये सारी चीज़ें क्या मानी जाती हैं, लैंड के डिफिनेशन में आती हैं और इसमें हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरफ ट्रीट करते हैं। अब हम दूसरा पॉइंट जो था कि बेनिफिट्स टू राइज आउट ऑफ लैंड,
उन्हें भी चूंकि हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी पे काउंट करते हैं, इसलिए अब वो सारे बेनिफिट्स जो हम उस इमूवेबल प्रॉपर्टी या लैंड से अचीव करते हैं, रिसीव करते हैं, पाते हैं, गेन करते हैं, वो सारी के सारे प्रॉफिट्स क्या माने जाएंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरह माने जाते हैं। जैसे राइट ऑफ वे हो गया, राइट टू यूज हो गया, लीज हो गया, टेनेंसी हो गई, राइट ऑफ फिशरी हो गई, राइट ऑफ फेरी हो गया, हेरिडिटी ऑफिस का जो राइट है, फ्रूट लाख एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें चूँकि लैंड से प्राप्त होती हैं, लैंड से प्राप्त होने वाले प्रॉफिट हैं जिन्हें हम लैंड से गेन करते हैं, तो इन्हें हम काउंट करेंगे कि ये क्या हैं, ये जो हैं तो बेनिफिट हैं लैंड के, और इसलिए ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे काउंट होंगे। अब जहाँ तक बात अटैच टू अर्थ की है, तो इनमें अटैच टू अर्थ में जैसे वाल हो गया, पोल हो गया, हाउस हो गया, बिल्डिंग हो गई, हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसी चीज़ें, तो इसकी क्राइटेरिया यही है कि बेनिफिशियल पर्पज के लिए उसे अटैच किया गया हो, और दूसरी चीज़ कि परमानेंटली पर्पज के लिए, मतलब स्थायी रूप से उसे फिक्स किया गया हो। ऐसा नहीं कि 2 दिन के लिए लगाया गया हो और तीसरे दिन उसे निकाल लिया गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है, और ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ से भी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे जो एग्जाम्पल हैं वो कभी कभी पूछे जाते हैं। तो राइट ऑफ वे और ईजमेंट, रास्ते का अधिकार और सुखाधिकार, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी माने जाते हैं। जो पट्टे का अधिकार है और कृषि का अधिकार है, उसे भी माना जाता है। जो मिनरल्स निकाले जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कोल, अदर मिनरल्स, माइंस से जो निकालने का राइट होता है, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आता है। मछली मारने का अधिकार भी है, फेरी का अधिकार है, और राइट टू कलेक्ट ड्यूज फ्रॉम फेयर ऑफ आर्ट। अब चूँकि आर्ट बाजार को इमूवेबल प्रॉपर्टी माना है, तो उसके जो फेयर कलेक्शन है उसे भी हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट करते हैं। एग्जीबिशन और फेयर और ऑन लैंड, इसे भी चूँकि लैंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में हम लोग देखते हैं। फॉरेस्ट जो वन उपज होते हैं, जैसे लाख हो गया, तेंदू हो गया, तेंदू पत्ते, और गम हो गया, गोंद, और जो बंधक ऋण हो गया, इन सब के जो राइट है वो भी इमूवेबल में काउंट किया जाता है। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, तब अब जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसके अलावा जो सारी चीज़ें हैं वो इमूवेबल मानी जाती है। जैसे स्टैंडिंग टिम्बर हो गया, ग्रोइंग क्रॉप हो गया, ग्रोइंग ग्रास हो गया, थिंग्स प्लेस्ड ऑन अर्थ, रॉयल्टी, कॉपीराइट, टिकरी, फॉर एरियर्स ऑफ रेंट, राइट टू गेट मेंटेनेंस अलाउंस, फर्नीचर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ये सारी चीज़ें मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, और इन्हें हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी के थ्रू स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। आज इतना हम लोगों ने डिस्कस किया है, और आगे भी हम लोग बाकी टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।